तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। और यहाँ पर जो सेहत वर्ड बोला है ना, उसको थोड़ा सा सीरियस लेना यार ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम अभी चेंज हो रहा है तो आप लोगों को पता है कि क्या लेवल पर फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम पे सर्दी जो है वो बढ़ रही है। तो ये इसी लेवल पर और आगे बढ़ेगी। तो ये इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग इस टाइम पर बीमार पड़ गए तो ये समझना कि 8-10 दिन जो है वो लाइफ के खत्म हो जाएंगे और उस टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आप लोग कंपटीशन से बाहर होते हुए अपने आप को पाओगे। और फिर से चीजों को स्टार्ट करना वो आसान नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत कम बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर 3-4 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है और उसके बाद भी वो आकर सारी चीजें कवर कर लेते हैं, अपनी सारी वीडियो जो उनकी बची हुई है, जो भी उनका बचा हुआ है सामान, उसको कवर करते हैं। पर लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप लोग ये चीजें कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को अपने ऊपर अपने आप की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है भी। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। बड़ी ही इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे मच्छर, मक्खी, गर्मी, पसीना सब कुछ खत्म हो जाता है। तो पढ़ने का एक गोल्डन पीरियड या गोल्डन फेज आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अच्छे से फोकस कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिले, और इसको भुना लीजिए इस टाइम को, ओके, अच्छे से, ताकि पेपर आए तो आप लोग कंफर्टेबल फील करो। बड़ी ही शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है, और ये बात हमेशा मेरे दिल को टच करती है जब भी मैं इसको कभी पढ़ता हूं, क्योंकि लाइफ में हर एक इंसान ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूं। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में आप लोगों के जो जो दोस्त, जो जो तमाम यार दोस्त, रिश्तेदार आप लोगों को लगते हैं 24 घंटे आप लोगों से चिपके रहते हैं बिल्कुल फेविकोल की तरीके से, और मुसीबत आने पे वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर पे से सींग गए, तो ये सही टाइम होता है ऐसे लोगों को पहचानने का भी और अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी उसको जानने का भी। तो जिंदगी में हमेशा अगर कोई ऐसी मुसीबत आए तो आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझो कि ऐसा वक्त आप लोगों के टाइम आ गया और आप लोग उस चीज को जान पाए। सोचो कोई उससे बड़ी अगर प्रॉब्लम आती है और आप लोग उनके ऊपर टिके रहते कि यार हाँ ये तो मेरा साथ देगा ही देगा, और उस टाइम पर वो साथ छोड़कर चला जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? उस टाइम पर आप लोग टूट जाओगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा किसी इंसान के लिए ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो कि जो आप लोगों पर ट्रस्ट कर सके, और अपनी जिंदगी में भी कोई 1-2 इंसान ऐसा रखो जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सके। और ये इंसान हमेशा ऐसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ रियलिटी में ये हमारे दिल के काफी करीब है, और हमेशा वो इंसान जो है वो आप लोगों को कभी धोखा नहीं देंगे और आप लोग उनको कभी धोखा नहीं दोगे। तो ये चीजें ऐसी रहती हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं चीजों को सहेज पाते हो। कई बार इंसान टूट जाता है कई सारी सिचुएशन में, पर इससे भी अच्छी बात यहां पर ये होगी अगर किसी का साथ ही ना मिले, आप लोग अकेले ही चलो, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। क्योंकि यहां पर एक बात मैं और बोला जाऊंगा कि यहां पर अगर आप लोगों को दौड़ना है तो आप लोगों को अकेले दौड़ना पड़ेगा। किसी के कंधे पर साथ हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हैं, पर लेकिन दौड़ने के लिए आप लोगों को अपने पैरों पर ही दौड़ना पड़ेगा। तो अगर अकेले हो तो उससे बेहतरीन बात ही नहीं है, पर अगर कोई अच्छा इंसान जिन्हें मिलता है तो उसे साथ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। पर लेकिन ये रहना चाहिए कि वो इंसान अच्छा हो, पता चला बुरे वक्त में जो है वो बेसिकली भाग गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए कभी भी जो इसको बुरा वक्त बोलते हैं, मैं उसको बुरा वक्त नहीं बोलता हूं, वो एक ऐसा टाइम होता है जो कुछ अच्छा सिखाकर जाता है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, तो जिंदगी में आप लोग काफी कुछ अपना जो है वो चेंज होता हुआ पाएंगे, लाइफ में अच्छी चीजें आप लोग को इंप्लीमेंट होती मिलेंगी। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। कहने के लिए तो यार ये संडे का डिस्कशन है, पर लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल नॉर्मल डे वाले लेवल का ही आप लोग को देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आर्टिकल कई सारे डिस्कस करूंगा, पर लेकिन उससे किसी भी लेवल में आप लोग कम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। सारी पीडीएफ सारी चीजें टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, उनका रिवीजन भी आप लोग कर लेना अच्छे से, कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें प्रॉपर इमेज करके चलो, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोगों के आर्टिकल कवर करा रहा हूं, अगर आप लोग बैठकर उनको 10-15 मिनट भी दोगे, सारे आर्टिकल में से निकल जाओगे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन अगर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे चीजों को। तो बिल्कुल टकटकी लगाकर इस बिल्ली की तरीके से पढ़ना है जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चीजों को आगे समझेंगे। अभी आज यानी कि 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को एक राज्य है जिसका लिबरेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो राज्य कौन सा है उसका नाम आप लोग को बताना है। ये जो राज्य है इसको लिबरेट कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये जो हमारी कंट्री का राज्य है ये पोर्चुगीज यानी कि जो पुर्तगाली लोग थे उनके कंट्रोल में रहा करता था। तो इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यहाँ पर इनके चंगुल से इसको बचाया गया। तो ये राज्य कौन सा है? कोंकणी जो है, जो काफी इंपोर्टेंट लैंग्वेज खासकर शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेज है उनमें से एक लैंग्वेज है कोंकणी। तो कोंकणी जो है वो हमारे जो शेड्यूल के अंदर कब ऐड की गई थी? 1992 में ऐड की गई थी। पर लेकिन कौन से नंबर का संविधान में संशोधन करके इसको इसमें ऐड किया गया था, ये आप लोग बताना है कि इसमें जोड़ा गया था। तो 8वां जो शेड्यूल है उसके अंदर आप लोग को ये नजर आएगी।
एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर महादेई रिवर, या फिर इसको मांडोवी रिवर के नाम से भी जानते हैं। महादेई या फिर महादेई जो रिवर है, ये लाइफलाइन बोली जाती है एक राज्य की हमारे देश में। वो राज्य कौन सा है? और कईयों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। यूनियन कैबिनेट जो है उसके द्वारा अभी अप्रूव किया गया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर, यानी कि एक ट्रीटी है जो कि म्यूचुअली यानी कि मिलके एक लीगल कानूनी तौर पर एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे क्रिमिनल मैटर में। तो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आप लोगों को ये ट्रीटी देखने को मिल रही है, डिटेल में समझेंगे। ये वही कंट्री है जिसकी यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, पर लेकिन कब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना, ये भी आप लोगों को बेसिकली हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी बोलते हैं, तो एनटीपीसी जो लिमिटेड है उसको रिसेंटली अभी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ये माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कौन से राज्य में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है? अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी बातें जानेंगे क्या क्या चीजें एक एक कर। पर उससे पहले काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में तो यूज कर ही सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ऐसे आप लोग डेटा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। हम लोग आज की डेट में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट है, यानी कि बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। तो उसमें से कितना ऑयल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और कितनी गैस बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो ये डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा ये भी आर्टिकल, सारी बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर यहां पर हो जाएगी, एक एक बातें आप लोग को डिटेल में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, काफी डिटेल में इस इंपॉर्टेंट डे के साथ में एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा उसी से जुड़ा हुआ, और फिर मैं आप लोगों को यहां पर लेकर चलूंगा कहां पर, गोवा वाले बीच पे तो यानी कि ये जो राज्य है ये है गोवा। गोवा के बीच पर आप लोग गए होंगे मजा करने के लिए, ये देखिए हमारी जो गाय माता है वो भी गोवा के बीच पर जो है वो एंजॉय कर रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि आप लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है कई बार कि वहां पर मतलब एक तरीके जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, तो सब अच्छे अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। तो ये राज्य है गोवा। अरे हाँ यार, फिर मैं भूल जाऊंगा, एक मेल के बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करनी है, फिर मेरे माइंड से निकल जाएगा। देखिए हुआ क्या है, मेरे पास में रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे मेल देखने को मिले हैं और जो रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों की 2 मिनट लूंगा, मैं बेसिकली बात करूंगा। पहले भी आया यहाँ पर, ये बेसिकली अभी जो ये मेल भेजा गया है यहाँ पर, ये है यहाँ पर राधिका यादव। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है कि सर जैसा हमारा एसएलवी फैमिली मेंबर है, तो एसएलवी फैमिली मेंबर के जैसा ही कोई सारे यहाँ पर जैसे आप थंबनेल बनाते हो, ये आप लोगों को जो बाहर दिखता है वीडियो का थंबनेल, ठीक है, द हिंदू का हो गया, फिर नैनो का हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही थंबनेल इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर। ये 1 साल से कनेक्टेड है एसएलवी फैमिली के साथ में, और इनके द्वारा बोला गया यूट्यूब पर ये स्क्रॉल कर रही थी तो कई सारे ऐसे चैनल देखने को मिले यहाँ पर जिसमें सिमिलर लोगो देखने को मिलेगा चैनल का, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को जो थंबनेल वगैरह है वो भी आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इवन यहाँ पर सारी चीजें पैटर्न जो है वो कॉपी कर रखा है, जैसे जैसे पढ़ाता हूं मैं वो सारी चीजें कॉपी कर रखी है। तो इनके द्वारा बोला गया सर कई सारे चैनल है, मुझे लगता है यही आपको मतलब चैनल को रिपोर्ट करते होंगे। तो यहाँ पर यार ये पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कई सारे मेल आ रखे हैं, नाम भी इनके द्वारा चैनल का लिखा गया, तो वो मैंने जानबूझकर छुपा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर पब्लिकली किसी का भी इस तरीके से नाम लिया जाए। पर हाँ, मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सजेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगा। इनके द्वारा बोला गया सर ऐसे चैनल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए आपको। तो यार देखो, अगर मैं एक्शन लूंगा ना तो वो चैनल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो इतनी तकड़ी है, अगर मैं एक्शन लूंगा तो वो चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा कोई करता है तो उसका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। पर लेकिन मैं नहीं चाहता यार कोई भी अगर कोई काम कर रहा है, किसी के भी काम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, टर्मिनेट हो जाए। पर हाँ, आप लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करें, आप लोग जाकर यहाँ पर अगर कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है कोई ऐसा गलत काम कर रहा है हमारे चैनल से रिलेटेड, कुछ भी आप लोगों को लगता है, आप लोग उस चैनल को उसकी वीडियो को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें की इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके नाम पर आप लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे, बेसिकली जैसे वीडियो देखने को मिलते हैं, तो वीडियो में जैसे आप लोग मोबाइल पर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 3 बिंदियां देखने को मिलेगी। उन 3 बिंदियों पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक चार्ट खुल के आएगा, इस वीडियो के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें आप लोग कई सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे कि ये कंटेंट जो है वो सेक्सुअल कंटेंट है, या फिर यहाँ पर ये वायलेंट कंटेंट है, हेटफुल या फिर एब्यूजिव है, यानी कि गाली किसी को दे रहा है, कोई खतरनाक है, चाइल्ड एब्यूज है। तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ना वो है बेसिकली यहाँ पर स्पैम या फिर मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग हो गया अगर हमारे जैसा कोई थंबनेल यूज कर रहा है या फिर हमारे जैसा लोगो यूज कर रहा है, तो वो मिसलीडिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है एसएलवी फैमिली का कोई भी ऐसा कोई इस तरीके से मिसलीडिंग काम कर रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उसको बेसिकली जो मिसलीडिंग वाला पॉइंट है उस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। इससे क्या होगा, इससे यूट्यूब जो है फिर उन चीजों पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देगा, और जो भी वो इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं तो उसकी हरकतें जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी जो उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वीडियोस के ऊपर, चैनल के ऊपर,
तो उससे वो है आगे चलकर चीजें जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना, मैंने YouTube से बातें की थी तो उन्होंने बोला कि आपका चैनल जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को जब मेल भी दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि आप बोलो कि बच्चों को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करें। तो उससे क्या होता है, उससे YouTube को पता चलता है कि ये चैनल जो है वो सही है, तो YouTube उस हिसाब से यहाँ पर इसको चेक करता है। ठीक है, और YouTube को अगर कोई रिपोर्ट करता है तो फिर उस हिसाब से चेक भी करता है। तो अगर आप लोग को लगता है कोई ऐसी हरकतें कर रहा है और वो गलत है, इस पर्टिकुलर अपने चैनल से रिलेटेड नहीं, पूरे YouTube पे अगर आप लोगों को लगता है यार सोसाइटी के लिए गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप हर एक उस कंटेंट को वह रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा या फिर हमारी एसएलवी फैमिली पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वो चैनल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता यार जो भी मेहनत कर रहा है उसका मेहनत बिल्कुल खत्म हो। हाँ, पर कोई अगर गंदी हरकतें कर रहे हैं तो वो मैं जरूर चाहूंगा कि वो गंदी हरकतें ना करें। तो इसमें आप लोग ये छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, छोटा सपोर्ट कर सकते हैं। अपना चैनल तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और अगर कोई ऐसा लगता है कोई ऐसी हरकतें कर रहा है आप लोग की नजरों में आता है तो आप लोग उसको रिपोर्ट करना है। और लास्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो एब्यूजिव वाला जो पोर्शन है ना, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की, उस पे जाकर आप लोगों को बेसिकली रिपोर्ट में पहला ही ऑप्शन आएगा और सबसे लास्ट में जब जाएंगे, मतलब क्लिक करने पर पहला आएगा रिपोर्ट में जाएंगे तो फिर स्पैम और मिसलीडिंग का लिखा हुआ आएगा वहां पर, तो उसके ऊपर आप लोग जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास में कई दिनों से मेल आ रहे हैं और कई सारे आ चुके हैं। ठीक है, ये इनका पर्टिकुलर मैंने दिखा क्योंकि इन्होंने डिटेल में लिख रखी है सारी बातें और उनके द्वारा डिटेल में नहीं लिखी है, उनके द्वारा बोला गया सर ऐसे ऐसे चैनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग देखिए, अगर आप लोग थोड़ा कुछ कर सकते हैं इसमें, जो भी आप लोग को दिखे, मैं नहीं कह रहा हूं सर्च कर करके करना है, नहीं, सामने अगर कोई आता है आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा कर रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में और डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में, गोवा के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप लोग आएंगे, आप लोग ये है बीचों बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर गोवा। तो अपनी कंट्री के अंदर आप लोग को जो राज्य गोवा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसके देख पा रहे हैं, तो आप लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो गोवा मैंने आप लोगों को दिखाया, तो गोवा के बारे में बेसिकली 2 आर्टिकल डिस्कस करूंगा, एक तो इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करूंगा और उसके बाद में पूरा एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोगों से बैकग्राउंड और बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जो यहाँ पर गोवा लिबरेशन डे जो है यहाँ पर वो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी गोवा को लिबरेट किया गया, इनके आजाद कराया गया 19 दिसंबर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा डेट। ईयर कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। तो ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, ये कई बार पूछा गया आप लोगों से। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके चलते यहां पर गोवा को लिबरेशन मिली। और किससे मिली? ये मिली पोर्तुगीज से, यानी कि पुर्तगाल से। तो आइए इसी बहाने से आप लोगों को मैं एक बार पोर्चुगल भी दिखा देता हूं, कहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो गोवा से सीधा चलते हैं पुर्तगाल, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर पुर्तगाल। ठीक है, तो पोर्चुगल जिसको बोलते हैं, पड़ोस में इसके आप लोगों को स्पेन, यहाँ पर स्पेन देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा जिब्राल्टर के बारे में। ठीक है, तो ये एक्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई बार पूछ ले भी जाते हैं यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन तो इनके द्वारा कहां आकर हमारे ऊपर यहाँ पर रूल किया गया, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो 1961 में गोवा जो है वो रिलीज किया गया पोर्चुगीज डोमिनेशन से यहाँ पर, और उसके चलते यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को यहाँ पर फ्रीडम मिली। तो लोगों ने भी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर मूवमेंट चलाए, तब जाकर यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आई। तो उसी के चलते कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन जो आर्म फोर्स है, जो जिसके द्वारा हेल्प किया गया, तो यादगार के तौर पर हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो पोर्चुगल है उससे फिर हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर 1947 में देश आजाद हो गया था। ठीक है, पर लेकिन 1961 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गोवा जो है वो यहाँ पर आजाद हुआ, यानी कि देश आजाद होने के काफी बाद भी। ठीक है, ये देखो अभी लिख रहा हूं तो राइटिंग भी ठीक आ रही है। जब लिख रहा हूं मॉर्निंग में पेन पकड़ते हुए राइटिंग भी अच्छी नहीं आती है इतने ठंडे हाथ हो जाते हैं, शाम तक तो फिर भी सही रहती है चीजें। मॉर्निंग का टाइम ना थोड़ा टफ होने लगता है, इस तरीके से अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उठना भी थोड़ा टाइट हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर हमको उठने में दिक्कत होता है, जिस टाइम हम उठते हैं उस टाइम पर आप डिस्कशन भी लेकर आ जाते हो। तो यार देखिए वो थोड़ा सा आदत बन चुकी है, पहले तो ये चीजें नहीं थी, पर हाँ चीजें आदत बन जाती है तो फिर थोड़ा सा टफ नहीं लगती है चीजें। ठीक है, तो शरीर की बॉडी को लोग काम आप लोगों का साथ देने लगती है। हाँ थोड़ा सा लगता है पर लेकिन इतना चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तो यार पुश आप लोगों को हर जगह जिंदगी में करना पड़ेगा अपने आप को, अगर रियलिटी में आप लोग कुछ करना चाहते हैं अच्छा। ठीक है, आप लोगों को पुश करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ अगले 6 बजे आप लोग उठ जाते हैं मॉर्निंग में, तो 6 बजे कोशिश करो उठने की, और 6:30 बजे तक आप लोग तैयार कर लो अपने आप को कि हाँ डिस्कशन आएगा, डिस्कशन हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है कभी 10-5 मिनट, तो तब तक बैठकर अपना रिवीजन कर लो पुराना, या फिर अपनी जो है वीडियोस देख लो पॉलिटी की, तो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई का टाइम रख लीजिए एग्जैक्ट, जिससे आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकें। आगे चलेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट खासकर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से ये न्यूज आप लोग की बन जाएगी, और इसी के साथ में यहाँ पर ये हिस्ट्री आएगा बेसिकली GS1 के अंदर। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। अगर बात करें यहाँ पर तो इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर एक सेमिनार यहाँ पर बेसिकली कमेमोरेशन यानी कि यादगार के लिए डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही है।
डायमंड जुबली जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर किसकी, ये है गोवा लिबरेशन की, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डायमंड जुबली जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें बोला जा रहा है यहाँ पर बेसिकली डायमंड जुबली कैसे होगी, तो 460 साल हो गए ना तो है, तो डायमंड जुबली कैसे हो गई है, 60 साल होने चाहिए वैसे तो। इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया कमेमोरेटिव जो डायमंड जुबली है, ये 50 ईयर ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा लिबरेशन डे, ये 19 दिसंबर एवरी ईयर, तो एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन 1900 अगर बात करें 61 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 साल तो वो हो गए, ठीक है, और अभी 20 साल ये हो गए पूरे, तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको 60 साल यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 60 साल का आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेट की गई थी वो 50 ईयर की सेलिब्रेट की गई, ठीक है, पर लेकिन अभी यहां पर 60 साल आप लोग यहां पर इसको देखने को मिलते हैं। टोटल लगभग 400 यानी कि 450 साल तक यहां पर जो पुर्तगाली हैं उनके द्वारा रूल किया गया। जब हमारे देश में पहली बार कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो यहां पर जो पोर्चुगल है वो 1510 में आए थे, 19th सेंचुरी के एंड तक यहां पर उनके द्वारा रूल किया गया। तो काफी लंबा इनका ये सफर रहा जो कि यहां पर ये एंजॉय कर गए। कई सारे एरिया को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, जिसमें से कई सारी चीजें आप लोगों ने जानते हैं, जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, ये आप लोग सब जानते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन अगर यहां से पूछ ले कि यहाँ पर अजय दीवा, तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अंजे दीवा जो है यहाँ पर ये आइलैंड है गोवा के अंदर, तो यहाँ पर भी ये रूल करते थे। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। इंडिया के द्वारा आजादी ली गई 1947 में, अपनी पूरी शहादत देकर जद्दोजहद हम लोगों ने की। पर लेकिन गोवा को जो लिबरेशन मिला यहाँ पर, वो मिला यहाँ पर बेसिकली 1940 से स्टार्ट हुए थे यहाँ पर मूवमेंट, और 1960 तक यहाँ पर लोगों के द्वारा अपनी आवाज उठाई गई, और 1960 में जाकर यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से आजादी मिली, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल जो कवर किया गया था पीआईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। गोवा के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में एक राज्य जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया भी था, एक बार ये वाला मैप भी आप लोग देख लीजिए। गोवा एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर देखने को मिलेगी, कोस्टल एरिया है अरेबियन सी की साइड में, ऊपर यहां पर इसको महाराष्ट्र टच करता है और नीचे कर्नाटका टच करता है, और एक साइड में यहां पर पानी पानी, ठीक है। तो आज ब्लू है पानी पानी, तो एक साइड में पानी पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है इसके बारे में बेसिकली। लैंड एरिया जो है लगभग 3702 स्क्वायर किलोमीटर के करीब आप लोग को नजर आएगा। 18 लाख के करीब पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। अब कुछ और बातें बताना चाहूंगा आप लोगों को मैप के बारे में बात करें। गोवा भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ गोवा बोलते हैं और एक सदर्न गोवा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये गोवा हो गया जिसके बारे में आप लोगों से बातें की। अभी कुछ और बातें। 1961 में यहाँ पर पोर्चुगीज यहाँ पर छुड़ाया विजय ऑपरेशन चलाकर, ये काफी जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिली। और 30 मई 1987, ये जरूर याद रखिएगा, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, जो आजादी मिली वो मिली थी यहाँ पर कब, वो मैंने अभी आप लोगों को बताई 19 दिसंबर, ठीक है। पर लेकिन 30 मई 1987, तो यहां पर 1987 में यहां पर क्या हुआ, वो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला कि इनको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश में पहली बार ऐसा एक राज्य बना है जहां पर हम लोगों ने राज्य को ब्रेक कर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का नाम देकर। पर लेकिन रियलिटी में अगर आज तक आप लोग देखोगे, जो भी हमारी कंट्री में पुराने टाइम पर जो यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, हम लोगों ने उनके साथ में क्या किया, हम लोगों ने हमेशा उनको राज्य बनाए। तो इसी तरीके से यहां पर 30 मई 1987 में हम लोगों ने गोवा को बेसिकली यूनियन टेरिटरी से एक तरीके से हटाकर यहां पर हम लोगों ने एक तरीके से दूसरा जो पोर्शन था दमन एंड दीव, वो सब चीजें उनको तो हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी रख दिया। पर लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे चलकर हम लोगों ने राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए 30 मई को यहां पर स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं गोवा, यानी कि गोवा के जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 मई को। तो कंफ्यूज मत होना यहां पर 19 दिसंबर और 30 मई में, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। गोवा जो है ये लोकेटेड है, मैंने बताया कि सदर्न कोस्ट पर आप लोगों को इंडिया के देखने को मिलेगा, खासकर कोंकण साइड में। तो कोंकण बोला जाता है जो कि सेपरेट होता है यहाँ पर डेक्कन जो हाईलैंड और ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को नजर आएगा। पणजी इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर कोंकणी। कोंकणी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों के लिए हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोंकणी लैंग्वेज जो है वो जो 22 लैंग्वेज है 8वें शेड्यूल के अंदर, उनमें से एक कोंकणी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि ये ओरिजिनली संविधान के 8वें शेड्यूल में नहीं थी, बाद में इसको ऐड किया गया। फिर ऐड किया गया तो कब किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो मणिपुरी और नेपाली के साथ में कोंकणी ऐड की गई 71 यानी कि 71वां संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, तब यहां पर इसको ऐड किया गया। तो इसके चलते ये बातें याद रखिएगा। जैसे आप लोगों से कुछ और भी बातें अगर मैं बता दूं तो याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया। इससे पहले सिंधी ऐड हो गई थी, यहां पर 21वां संविधान में संशोधन किया गया था 1967 में। और इसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज ऐड हुई 1992 में। ये 2003 में संविधान संशोधन किया था 1992 का, ठीक है। तो 92 जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और ये 2003 में था। तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो ये 8 शेड्यूल का लैंग्वेज का पिटारा है, ये आर्टिकल 343 से 351 तक आप लोगों को यहां पर नजर आती है चीजें, ठीक है।
तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, आगे चलकर ये होगी। तो कोंकणी लैंग्वेज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में यहां पर ऐड की गई। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें अगर कोई आप लोग से ज्योग्राफी के बारे में पूछ ले, तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक कौन सा है गोवा के अंदर में, तो यहाँ पर सोनसोगौर, ठीक है। तो सोनसोगौर जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा गोवा पे, सबसे हाईएस्ट चोटी, ठीक है। इसी के अंदर 7 इंपोर्टेंट जो रिवर है, 7 इंपोर्टेंट रिवर में कुछ याद रखो या ना रखो, बस यहाँ पर कुछ रिवर के वो नहीं याद रखो या ना रखो, पर लेकिन यहाँ पर मांडोवी रिवर है, या फिर वहां पर महदई रिवर भी इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से गोवा की लाइफलाइन बोलते हैं कि गोवा काफी हद तक डिपेंडेंट है इस रिवर के ऊपर। तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक यहाँ पर जुआरी आप लोग को देखने को मिलेगी, तहरी कोल, इसी के साथ में चापोरा। तो ये कई सारी रिवर के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, पर लेकिन महादई जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर याद रखना। गोवा की जो सॉइल है यहाँ पर वो बेसिकली लेटराइट टाइप ऑफ सॉइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, एनसीईआरटी में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। लेटराइट सॉइल कैसी होती है ये चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं किस चीज को पता है। बाकी गोवा के अंदर अगर बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो यहाँ पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सलीम अली जी के नाम पर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, गोवा के अंदर में। महादई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये भी गोवा के अंदर में। नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये भी यहीं पर है। इसके साथ में यहां पर कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। भगवान महावीर जो यहां पर सेंचुरी भी यहीं पर है। उसी के साथ में मोहल्लम नेशनल पार्क भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और बाकी कई सारे लोग जो है वो एंटरटेन करने जाते हैं गोवा, आप लोगों ने देखा होगा, और दुनिया भर के गाने भी बने हुए गोवा के ऊपर, जो मैंने आप लोग को बताए भी थे। आप लोग बताइए, आप लोग क्या गए हैं कभी गोवा घूमने? मैं नहीं गया हूं कभी, कभी आऊंगा तो मतलब जो भी यहाँ पर, क्या गोवा से है कोई एसएलवी फैमिली मेंबर, आऊंगा तो कभी मिलना यार, जो भी वहां पर रहता है बताइए, कोई है क्या गोवा से। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो रिलेशन जो है वो हमेशा सही होने चाहिए। रिलेशन में जब गड़बड़ आनी स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी चीज जो है उसका प्रोग्रेस रुक जाता है, तो इसलिए रिलेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी एक ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर, यानी कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसमें इंडिया और पोलैंड जो है वो मिलकर काम यहां पर करेंगे। तो यहां पर एक बार पोलैंड को आप लोग देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन जो पोलैंड की है ये यहां पर आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो यह है वो कंट्री यूरोप के अंदर जिसके साथ हम लोग मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। पड़ोस में जर्मनी आप लोग को देखने को मिलेगा, उधर लुथानिया हो गया, तो आसपास की बेलारूस हो गया, यहाँ पर स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग को एरिया देखने को मिल रहे हैं आसपास में, और यहाँ पर आएंगे तो ये क्या है, ये बाल्टिक सी आप लोग को नजर आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें करता हूं। अभी यहाँ पर कोऑपरेशन और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर में देखने को मिलेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे कि भाई साहब अगर कोई दिक्कत हो तो बताना हमें, और ये भी बोलते हैं दोनों फायदे के लिए हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, रिस्टेन करेंगे, तो एक तरीके से अनुरेखण करना, संयम और जब्ती करना, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह वो सारी चीजें। तो ये सारा एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर हमारे देश में कोई हरकतें कर पता चला पोलैंड भाग गया, पोलैंड से यहाँ पर कोई आगे हरकतें करके कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, तो उन सब में यहाँ पर एक दूसरे के साथ में याराना इसके साथ में हम लोग काम करेंगे मिलजुल कर, और ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। ये आर्टिकल जो कवर किया गया, ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया, तो ये पीआईबी के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया, और पीआईबी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है, तो गवर्नमेंट के सोर्स में से आप लोग के टॉपिक बनते हैं और वहीं से इंफॉर्मेशन आती है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से, इसीलिए पीआईबी से, ठीक है। तो याद रखना ये पोलैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वॉर्सा इसकी कैपिटल आप लोगों को नजर आएगी, और ऊपर यहाँ पर बाल्टिक जो हो गया बेसिकली सी हो गया, और इसी के साथ में यहाँ पर जो पोलिस ज्लोटी ये इसकी करेंसी है, ठीक है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। तो रिपब्लिक ऑफ पोलैंड नॉर्मली इसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी आसपास की कंट्री यहाँ पर रसिया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सारी आप लोग देख लेना। तो ये छोटी छोटी सी कंट्री है बेसिकली यूरोप के अंदर में सारी, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहाँ पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी है, जिसको MLAT बोलते हैं हम लोग, ये क्रिमिनल मैटर में कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, ताकि इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, एक दूसरे का साथ दे सके। अगर कोई भी हमें एक सूचना की जरूरत है एक दूसरे से, तो वो सूचना भी हम लोग ले सके। यहाँ पर जो भी कोई क्राइम से रिलेटेड अगर कोई मैटर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे देश में कौन काम करेगा इसके साथ में मिलकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो नोडल एजेंसी है, यानी कि यहाँ पर एक मेन जो काम करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर ये होम मिनिस्ट्री काम करेगी, पर लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, अगर उसको लगता है कोई जरूरत है यहाँ पर तो वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो उसने कसम नहीं खा रखी है कि भाई साहब हम लोग तो आएंगे ही नहीं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मिलकर काम किए जाएंगे यहाँ पर। अगर लीगल बेसिस के बारे में बात करें, यानी कि कानूनी तौर पर,
तो सेक्शन 105 हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ जो कोड है यहाँ पर, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी बोलते हैं, उसका सेक्शन 105 यहाँ पर ये बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट तो यहाँ पर काम कर सकती है मिलकर, किसी को समन करना है, वारंट इशू करना है, न्यायिक कोई प्रोसीजर करना है, तो ये सारा ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये मेंशन कर रखा है। तो जब दोनों कंट्री मिलकर काम करेगी तो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई काम हम लोग करने वाले हैं, भाई साहब पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे ये तन्नू वेड्स मन्नू मूवी में कहता है पहले भी ऐसा हुआ है, मैं पहले भी घोड़ी चढ़ा हूं, ठीक है, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहता है कि सुधर जा भाई साहब, पहले भी चढ़ा है ना, अब की बार वो तुझे गोली मारेगा आखिर। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट जो है वो विद इन 42 कंट्री ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ये अभी यहाँ पर एक नया एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार किसी ऐसे एग्रीमेंट में जा रहे हैं। अगर बात करें इंडिया और पोलैंड के रिलेशन के बारे में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को नजर आएगा, जो मैं अभी आप लोगों से आगे बातें करूंगा। इंडिया और पोलैंड जो है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो 1954 यानी कि 1954 में यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, और हमारी एम्बेसी एक्सचेंज जो होना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर इंडिया ने एम्बेसी खोली वार्सा के अंदर, ये 1957 में खोली, ठीक है, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद में। अगर बात करें, दोनों ही कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, किस पर, उपनिषदवाद जो यहाँ पर एक तरह से उपनिवेशवाद होता है, साम्राज्यवाद होता है, जातिवाद, जिसको आप लोग कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और इसी के साथ में रेसिज्म बोलते हैं, तो इनको अपोज करते थे। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज जो हुआ करते थे उस टाइम पर, वो काफी लार्ज स्केल पर दमनकारी नीति लेकर चला करते थे। तो इसलिए हमारे देश में तो हम लोगों ने आजादी ली ही ली, इसी के साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे बेसिकली देश थे जहां पर अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो उनको भी साहस दिया कि भाई साहब आप भी इनके चंगुल से निकल सकते हैं। इसी के चलते जो कम्युनिस्ट एरा था, कम्युनिस्ट होता है बेसिकली जो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पावर होती है वो लोगों या फिर गवर्नमेंट के हाथ में बोल देते हैं, प्राइवेट का काफी ज्यादा काफी कम इंटरफेयर रहता है। 1944 से लेकर अगर बात करें, देखिए आप लोगों से ये डेट्स जो दे रहा हूं ना यहाँ पर, ये आप लोगों को याद नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर बोले कि यार इनको याद रखना है तो कहां तक रखोगे, तो ऐसा कुछ याद रखना है कि कब एम्बेसी खोली, कब वो खोली, पर एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। अगर कल को इंटरनेशनल रिलेशन में दोनों कंट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग वहां पर उसको लिख सके, ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1944 से लेकर यहाँ पर 1989 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। तो जिसके चलते 1944 से लेकर 1989 तक तो बायलैटरल रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आते हैं। रिलेशनशिप जो है अगर मैंने आप लोगों से बोले पोलैंड के साथ में, तो डेमोक्रेटिक पाथ पर चला यहाँ पर 1989 में, डेमोक्रेटिक पाथ पर चला और आगे चलकर यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन गया 2004 में। तो हमारी कंट्री के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसा देश जिसके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं और वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया, तो आगे चलकर हमको भी अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन बढ़ाने तो ऐसे देश जो होते हैं वो कई बार हमारा साथ देते हुए नजर आते हैं। आगे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी देखने को मिलेगा आप लोग यहाँ पर पोलैंड का, ठीक है, तो पोलैंड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसी के साथ में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है सेंट्रल रीजन के अंदर में। समझिए थोड़ा सा, इंडिया जो है अगर माने अभी यहाँ पर कुछ डेटा के हिसाब से 2019 के बायलैटरल जो ट्रेड है यहाँ पर लगभग 2.36 बिलियन देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों साइड से जो व्यापार हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में। हमारे देश से जो इन्वेस्टमेंट होता है पोलैंड के अंदर लगभग 3 बिलियन है, काफी ज्यादा है, जबकि पोलैंड का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ओनली 672 मिलियन है और यहाँ पर ये बिलियन है, ठीक है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर बात करें 2000 से लेकर 2019 तक का, अगर बात करें यूएसए के डॉलर का जो रुपये का वैल्यू है 672 मिलियन एफडीआई फ्रॉम पोलैंड से देखने को मिली, जो कि टोटल एफडीआई का 0.16% आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये ऐसा है कि हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है बस, ठीक है। अगर इंडिया और पोलैंड के रिलेशन को आगे समझोगे तो कई सारे तरीके से और देख सकते हैं, जैसे कि संस्कृत जो है वो यहाँ पर पोलिस में यहाँ पर बेसिकली उसको ट्रांसलेट किया गया 19th सेंचुरी में। संस्कृत, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक तरीके से सुनो, आइडियोलॉजी ऑफ द स्टडी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया संस्कृत इनटू पोलिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, जो आइडियोलॉजी, जो स्टडी है पोलैंड के अंदर भी उनको पढ़ाया जाता है। मुझे लगा कि भगवत गीता या फिर महाभारत वगैरह होता है ना, उसको किसी को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो इनको सुटेबल लगी वो यहाँ पर ट्रांसलेट की गई। तो ये क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को पोलिश लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे किसी को नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, आप में से किसी को आती है बताइए, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे और फिर आगे लेकर चलेंगे। तो ये रहता है, तो आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज भी हो गया, जब हम लोग एक दूसरे की चीजों को समझ रहे हैं तो मिलकर काम करने लगे। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की 2019 में सेलिब्रेट की गई। आप लोगों को पता है 2014 में हम लोग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, तो 2019 तक का टारगेट था, यानी कि 5 साल तक का टारगेट था, तो वो यहाँ पर 2019 में जब हम लोगों ने 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, उस टाइम पर यहाँ पर ये इनके द्वारा भी वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। पोलिस जो पोस्ट है, ये याद रखिएगा, इसको यहाँ पर पोख्ता जो पोस्ट, ये पोलिस लैंग्वेज में, पर लेकिन पोलिस पोस्ट आप लोग याद रख लेना। इसके द्वारा कॉमेमोरेटिव स्टैंप, यानी कि यादगार एक स्टैंप भी इनके द्वारा डाला गया यहाँ पर, जो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए, तो इतना इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं।
आगे बात करें, अभी रिसेंटली 550वां जो यहाँ पर प्रकाश पर्व जो सेलिब्रेट किया गया गुरु नानक देव जी से रिलेटेड, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ज्वाइंटली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया जो गुरुद्वारा साहिब पोलैंड के अंदर में भी यहाँ पर ये सेलिब्रेशन देखने को मिला। इंटरनेशनल योगा डे जब यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था 2015 में, तो पोलैंड के लगभग 21 सिटी में ये सेलिब्रेट किया गया। लगभग 11,000 जो पार्टिसिपेशन आप लोगों को पब्लिक इवेंट में यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। इसी के साथ में 10,000 के करीब इंडियन जो कम्युनिटी है वो पोलैंड के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे। कोई कपड़ा उद्योग में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में काम कर रहा है, तो टेक्सटाइल गारमेंट्स और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम करते हुए नजर आते हैं, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी पोलैंड में पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया और पोलैंड के रिलेशन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बाद में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में चीजें बता दी ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लोकेशन क्या है और क्या क्या चीजें हैं सारी मैंने आप लोगों को समझा दी यहाँ पर, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये न्यूज पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये रिसेंटली अगर कोई एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट और इसी के साथ में गवर्नेंस दोनों के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे H2 के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में। अभी हमारे देश में एक कंपनी इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। शॉर्ट फॉर्म में जब लिखने की बात आती है तो हम लोग ज्यादा आलस कर जाते हैं, हम लोग सीधा सीधा NTPC लिख देते हैं कि भाई साहब ये है, ठीक है। आप पूरा तो लिखेंगे नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। जैसे हम लोग स्टडी लवर वीर जो है उसको छोटा सा करके SLV लिख देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर NTPC आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन जो माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये सिमाद्री जो नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट आप लोगों को नजर आएगा। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जब हाइड्रोजन को हम लोग पानी से निकालते हैं, यानी कि H2O से हम लोगों ने हाइड्रोजन निकाल ली, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी हम लोग यहाँ पर बेसिकली जनरेट करते हैं, या तो सोलर एनर्जी से या फिर विंड से विंड एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है सोलर या फिर विंड से। ये जो एनर्जी है इसको यूज किया जाता है फिर पानी के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली पावर जो फीड की जाती है इनटू द सिस्टम, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर, तो इलेक्ट्रोलाइजर से सेपरेट किया जाता है ऑक्सीजन को और यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन को। तो यानी कि H2O यानी कि पानी जो है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग अलग कर लिया। फिर जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहता है, यहाँ से इसको अलग करने के बाद में कंप्रेस किया जाता है, या तो इसको गैस बना लेते हैं या फिर लिक्विड में यानी कि पानी में रखते हैं, और इसको एक डब्बे में हम लोग भर लेते हैं कंटेनर में। वो कंटेनर फिर आप लोग क्या करते हैं, आगे चल के इनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जो पानी से यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन निकाला जाता है तो उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखते हैं। तो भाई साहब ये ग्रीन तो आपने बोल दिया कि हाँ ग्रीन है कि हरा हरा हो गया, ठीक है, पर लेकिन क्या रियलिटी में दूसरे नाम के भी कोई और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं? अगर पूछ ले कोई, जी हाँ ग्रीन मैंने आप लोग को बता दिया, ब्राउन भी है, ग्रे भी है और ब्लू भी है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। ग्रीन मैंने बताया H2O यानी कि पानी से बनाया जाता है, और अगर पानी से बनाया हुआ हाइड्रोजन हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो ये माना जाता है कि ये काफी फायदेमंद यहाँ पर नजर आएगा। पर लेकिन इसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन जो आप लोग बोलते हैं वो कोयले से बनाया जाता है, और जो भी एमिशन यानी कि जो भी प्रदूषण निकलता है वो एयर में छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। जब ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो वो नेचुरल गैस के द्वारा बनाया जाता है, पर लेकिन उसमें से भी जो एमिशन निकलता है वो एयर में यानी कि हवा में, इन्वायरमेंट में यानी कि वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब ब्लू हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो नेचुरल गैस से ही बनाया जाता है जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाता है, पर लेकिन जो एमिशन रहता है कार्बन का जो एमिशन निकलता है उसको क्या करते हैं, कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, उसको यहाँ पर निकालते नहीं है इन्वायरमेंट के अंदर में। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। तो ये बेसिक बातें मैंने इसलिए बताई ताकि कोई भी कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों को गुमराह न करें। तो अभी यहाँ पर NTPC के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल का एक प्रोजेक्ट है, और बोला जा रहा है कि 2070 तक का हम लोगों ने बोला है कि अपने देश में हम लोग को बेसिकली न्यूट्रल कार्बन जीरो लेकर आना है। तो उसकी और ये बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग अपने देश का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप लोग को बेसिकली यूज करना है तो हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है यूजिंग 240 किलोवाट जो है सॉलिड ऑक्सीडाइज जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर होते हैं उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी अभी आप लोगों से बात करूंगा। फ्लोटिंग सोलर जो यहाँ पर प्लांट है वो NTPC के द्वारा कमीशन किया गया था तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना के अंदर जो यहाँ पर रामागुंदन जो यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा, उसमें यहाँ पर इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी जो मैंने बात की आप लोगों से विशाखापट्टनम की आप लोगों से बात करा था जहां पर NTPC अपना नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को नजर आएगा, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो है अमरावती। तेलंगाना की तो पता ही आप लोगों को, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, भूल मत जाना, ठीक है। और ये कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है, ऐसा मेरा प्यार है सही है, क्या क्या जुगाड़ कर देते हैं लोग भी। तो ये भी PIB के अंदर ही कवर किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से आप लोगों को ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो कई सारे फायदे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये है कि यहाँ पर एक तरीके से मल्टी माइक्रो ग्रिड हम लोग बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रिड। माइक्रो ग्रिड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं बोलूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बोलो कि यार आप भी यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो जाकर 2-3 लोगों को पढ़ाओ, ठीक है। अब वो 2-3 लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी 2-3 लोगों को यहाँ पर पढ़ाएं, तो एक तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती चली जाती है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जब एक जगह ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए आप लोगों के घर में आप लोगों ने लगा लिया, हाइड्रोजन से इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिजली आप लोगों ने जनरेट कर ली कि आप लोग खुद तो कंज्यूम एक तरीके से कंज्यूम करके थक गए, अब बच भी गए तो आप लोग उसको बेच दो, तो ग्रिड के थ्रू आप लोग उसको बेचकर आगे ले जा सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे ग्रिड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिसके चलते यूज किया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके सुधरेगा और लिमिट होगी ये सारी चीजें। ओपन जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर तो डीकार्बोनाइज कर पाएंगे, यानी कि जो कार्बन को कम करने की बात करें वो भी तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा ना। तो डीजल जनरेटर यूज किए जाते हैं आज के डेट में भी लद्दाख वाले रीजन में, तो वहां पर अगर हाइड्रोजन फ्यूल हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो खासकर उन एरिया में जहां पर बर्फ पिघल रहे हैं और दिक्कतें देखने को मिल रही है वो एरिया भी थोड़ा सही होता हुआ नजर आएगा। तो लद्दाख के अंदर हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है ताकि इसको टैकल किया जा सके। तो ये भी मुद्दा आप लोग को नजर आएगा। यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में 85% यानी कि 85% हम लोग जो है ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो है वो बाहर से निकाल कर लेकर आते हैं। वो अलग बात है, इसमें से ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वो सारी चीजें अलग अलग निकालते हैं, पर लेकिन 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और 53% जो है यहाँ पर वो हम लोग बेसिकली गैस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। यानी कि हमारे देश में 47% गैस हम लोग अपने आप से और यहाँ पर ओनली 15% जो है बेसिकली जो ऑयल है वो निकाल पाते हैं, बाकी बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। और अभी ये भी बोला गया कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ने यूज करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो ये डिपेंडेंसी जो है बाहर से खरीद कर लाने की वो हमारी कम हो जाएगी। इसी के चलते चलते इंडिया जो है वो कंसीडर किया जा रहा है कि मैंडेटरी फर्टिलाइजर और जो ऑयल रिफाइनरी है तो उनको भी बोला जा रहा है कि आप लोग भी हाइड्रोजन को यूज करो ताकि कोई दिक्कतें देखने को न मिले और इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। तो इसके चलते सिटी गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि इन सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारा जा सके और कोई भी परेशानी निकलकर यहाँ पर न आए। हमारे देश में इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव है। जैसे यहाँ पर बात करें एक्सपेरिमेंटल तौर पर तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली उसको यूज कर ट्रेन किया जाता है कैसे यहाँ पर आगे चलकर हम लोग डीजल इंजन बेसिकली उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस ट्रेन भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, जर्मनी में यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है। नेशनल हाइड्रोजन जो एनर्जी मिशन है वो बजट 2021-22 में आप लोगों को देखने को मिला, तो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनर्जी और हाइड्रोजन को जिस तरीके से सोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कि हर एक देश का अलग अलग कंट्रीब्यूशन का एक हिसाब होना चाहिए उसकी जीडीपी के हिसाब से, उसके लोगों के हिसाब से, तो उसमें भी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 100 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर हम लोग लेकर आएंगे 2022 तक का। पर लेकिन अभी 2030 का टारगेट हम लोगों ने 500 गीगावाट यहां पर कर दिया है, ठीक है। तो ये 2030 तक का टारगेट हमारा हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अगर बात करें एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कई सारे ऐसे काम है जो इस फील्ड में किए जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है अगर उसके बारे में बात करें तो मैंने बताया यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर यूज करके यहाँ पर इसको बनाया जाता है, जैसा मैंने पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दिखाया। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो ये मैंने बताया दिया 85% एनर्जी ऑयल और 53 गैस हम लोग खरीदते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह में भी इसको आगे आने वाले टाइम में यूज करने की बात की जा रही है। अभी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कि ये सारे जो है तामझाम टंडेरा जोड़ रही है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एनटीपीसी इसको बोलते हैं भाई साहब, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये हमारे देश में सेंट्रल पीएसयू ये यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि जो हमारा पावर वाला मंत्रालय है उसके अंडर में आप लोगों को नजर आएगी। इंडिया का अगर बात करें तो लार्जेस्ट जो एनर्जी यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्ग्लोमरेशन यानी कि एकत्रित करना एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एनर्जी का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन है यहाँ पर, और 1975 में यहाँ पर बेसिकली चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की गई इसको थ्रू, और एम ये था कि हम लोग रिलायबल बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो वो बेसिकली मुद्दा था 67907 मेगावाट यानी कि 67,907 मेगावाट जो कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है 47 एनटीपीसी और 26 ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इनके द्वारा। और अब पुश कर रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन के ऊपर फोकस करना है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, और उसमें भी टारगेट रख दिया गया है। इसमें टारगेट है यहाँ पर 60 गीगावाट 2032 तक का। तो अगर इतना भी कर पाते हैं यहाँ पर तो ये काफी अच्छा रहेगा, जिसके चलते हम लोग आगे आने वाले टाइम में इसका फायदा भी उठा पाएंगे। और अच्छी बात क्या है कि हवा पानी इतना अवेलेबल है जिसकी कुछ हद नहीं है, पानी हर जगह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर महारत्ना कंपनी भी है यहाँ पर मई 2010 से, और इसका लोकेशन आप लोग कहां देखने को मिलेगा, ये न्यू दिल्ली में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं एक प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने कई बार बात की और आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना है।
अभी यहाँ पर ये है बेसिकली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर इसमें टॉप किया गया रिसेंटली अभी, फॉलोड बाय तमिलनाडु और गुजरात। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोगों को फायदा हुआ आत्मनिर्भर भारत स्कीम का वो आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो लोकेशन आप लोग जरूर देख लिया कीजिए अगर आप लोग अभी अभी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, नीचे गोवा टच कर रहा है, फिर यहाँ पर कर्नाटक टच कर रहा है, फिर तेलंगाना टच कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा टच कर रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश टच कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गुजरात टच कर रहा है, ठीक है। और गुजरात और महाराष्ट्र तो कनेक्ट हुआ करते थे, बाद में चलकर यहाँ पर एक्ट लेकर आ गया और उससे दोनों को अलग कर दिया गया। वो एक अलग किस्सा है। अगर आप लोग गुजरात या महाराष्ट्र से आते हैं तो ये बात आप लोग जरूर एक बार सर्च कर लेना ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। कोविड-19 के टाइम पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है वो यहाँ पर 3.0 भी स्टार्ट किया गया ताकि चीजों को अच्छे लेवल पर आगे लेकर चला जा सके, वरना गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज कहां से आएंगे। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो 15,000 से नीचे कमा रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में, तो ये रहेगा यहाँ पर। तो ये वाला आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा पीआईबी का आर्टिकल आप लोगों के सामने पब्लिश किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अप टू 1000 लोग जिसके अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 1000 लोग जो है वो काम करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रिसीव करेगी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12, ठीक है। इसी के साथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12 और टोटल रहेगा 24। यानी कि अगर यहाँ पर 12% अगर आप लोग लगा रहे हैं तो 12% यहाँ पर वो इंसान देगा जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस टाइप में चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एम्प्लॉयर अगर 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पर 12% 2 साल के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय देगा, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट नहीं जिसके अंदर काम कर रहे हैं वो देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा आधार सीडेड जो ईपीएफओ अकाउंट है, यानी कि यूएन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर सारा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब टारगेटेड बेनिफिशियरी यहाँ पर ईपीएफओ के तो मंथली बेसिस पर बात की जा रही है, वो है जिनकी 15,000 से अर्निंग जो है वो कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाएगा कि कैसे इसको टैकल करना है। और अभी यहाँ पर ये मार्च जो यहाँ पर मार्च से लेके 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक का ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, तो उसके चलते यहाँ पर ये आप बोला गया कि यहाँ पर बोला गया यहाँ पर एम्प्लॉयड ऑन या फिर और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। तो ये एक तरीके से काउंट करने की कोशिश करें कितने लोगों को यहाँ पर फायदा हुआ और कितने लोगों को और फायदा हो सकता है। कई सारे और भी प्रोग्राम है इस एरिया में, यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो गारंटी स्कीम होगी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर यह है ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। तो ग्रामीण कौशल कौशल होता है, तो ग्रामीण कौशल योजना आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसी के साथ में आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है यहाँ पर 3.0, इमरजेंसी क्रेडिट जो लाइन गारंटी स्कीम है। तो ये आप लोग कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे हमारे देश के। ये जो न्यूज है आप लोग यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लोग को न्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिफेंस रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहाँ पर एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोरपेडो, ये सिस्टम है जिसको स्मार्ट सिस्टम यहाँ पर बोला गया। तो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा से आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंटी सबमरीन टोरपेडो सिस्टम यहाँ पर नजर आता है, जैसे पनडुब्बी नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर पनडुब्बी का आप लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर टोरपेडो क्या आता है, एक तरीके से ऐसा सिगार बेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी नीचे जाकर ये हिट कर सकता है अगर बात करें किसी टारगेट को। तो यहाँ पर हवाई जहाज से भी छोड़ देते हैं, कई बार पानी के जहाज से भी इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पानी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जो यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो एंटी सबमरीन टोरपेडो ये सिस्टम आप लोगों के यहाँ पर नजर आएगा। मिसाइल बेस ये टोरपेडो सिस्टम डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर ये एंटी सबमरीन यानी कि जो पनडुब्बी होती है उसके खिलाफ हम लोग को अगर जाना है तो काम करेंगे। तो ये लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये उसी के बारे में बात की जा रही है जो स्मार्ट सिस्टम है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट इन एयर, जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ से अगर ये इस तरीके से भी अटैक कर सकता है, तो ये वाली चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पानी के अंदर भी यहाँ पर ये काम कर सकता है। ये यहाँ पर काफी अच्छा एक अप्रोच है जो कि यहाँ पर सबमर्ज सबमरीन है, ठीक है। तो उसको लेकर कैसे हम लोग चल सकते हैं, अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो टोरपेडो की जो शेप है वो सिगार टाइप में देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये अंडर वाटर वेपन के तरीके से भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर वरुणास्त्र जो यहाँ पर फर्स्ट इंडिजिनस ये हैवी शिप लॉन्च एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टोरपेडो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका नाम है वरुणास्त्र, ठीक है। तो ये पूछ ले जाए क्या है, तो ये एंटी सबमरीन टोरपेडो है, एक तरीके से सिस्टम है यहाँ पर ये, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिग्निफिकेंस, कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब नेवी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट 28 अप्रूव किया गया था 2003 में, ठीक है। तो एंटी सबमरीन वॉरशिप जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है इंडियन नेवी के लिए, और कई सारे जैसे आईएनएस यहाँ पर कामोत्रा हो गया, ठीक है, आईएनएस यहाँ पर कदमात हो गया, और आईएनएस किल्तान हो गया, ठीक है, आईएनएस यहाँ पर कावरती हो गया। तो ये इनके नाम आप लोग को नजर आएंगे। प्रोजेक्ट 75 जो ये प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, जिसके चलते 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कालाब्री हो गया, खंदेरी हो गया, क्रेंच हो गया, ठीक है, वेला हो गया, वेगरी हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये वैक्सीन हो गया। तो ये आप लोग यहाँ पर पनडुब्बी नजर आएगी। प्रोजेक्ट 75 ये जो IND के इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की बात करता है, इक्विपमेंट, ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट के थ्रू यानी कि अपने देश के थ्रू। यहाँ पर अगर बात करें इंडिपेंडेंस, जो यहाँ पर पर्पसन सिस्टम हम लोग लेकर चल सकते हैं, जिसकी एस्टिमेशन कॉस्ट भी लगाई गई है कि लगभग 43,000 जो करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है। तो बेसिक था यहाँ पर ये। अब आगे चलते हैं। आगे जो न्यूज है यहाँ पर ये थोड़ी सी डिफरेंट आप लोगों को न्यूज नजर आएगी। कई बार ऐसे इश्यूज पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्टडी की गई और उसमें ये बोला गया कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आज की डेट में नहीं, ये कोरोना जैसी कोई इन्फेक्शन अगर डिजीज फैल रही है, उस बीमारी में क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी इंपैक्ट डाल रही है। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। और सारी हरकतें देखने को मिल रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें वो यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है क्लाइमेट को, और वो क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंचा रही है उसी की वजह से कोरोना, टोरोना, मोरोना, गोरोना, सोरोना ये आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। आप लोग की लाइफ को एक तरीके से यहाँ पर बदतर बनाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। पर लेकिन ये वही है कि अपने ही उस पेड़ पर बैठे हुए हैं, उसी की डाली को काट रहे हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर वनरेबिलिटी के बारे में, ऑफ चिल्ड्रन के बारे में आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो वो और ज्यादा दिक्कत में यहाँ पर नजर आएंगे। उनका साइकोलॉजिकल भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बेसिकली इससे इंपैक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया था। अगर बात करें तो इफेक्ट करते हैं यहाँ पर कई सारे फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, विंड स्पीड हो गया। ये सारे फैक्टर अगर यहाँ पर इसकी वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसान की हेल्थ कहां पर छोड़ देंगे, तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर वेक्टर बोर्न डिजीज, इसी के साथ में रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिजीज है यानी कि पेट की बीमारी होगी, ठीक है, इसी के साथ में सांस की बीमारी होगी, या स्किन यानी कि एक तरीके से त्वचा की बीमारी होगी। वेक्टर बोर्न डिजीज ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि नाम दे देंगे वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सी यहाँ पर ये। तो वेक्टर बोर्न डिजीज एक अलग से आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन टाइप में मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा सुनिएगा यहाँ पर। बेसिकली एक वेक्टर बोर्न डिजीज वो बीमारी होती है जो कि यहाँ पर पैरासाइट या फिर माइक्रोबीज फैलाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं पैरासाइट, माइक्रोबीज कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके एजेंट होते हैं जिनको आप लोग पैथोजन भी बोलते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। तो ये यहाँ पर बेसिकली खासकर इफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज भी इस चीज को। इंपैक्ट क्या है यहाँ पर, अगर बच्चा जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एंथ्रोपोमेट्री यानी कि स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोमेट्री। तो ये यहाँ पर बेसिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की कैटेगरी यहाँ पर आप लोग को नजर आएगी। अब ये क्या क्या होता है, तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, जब इंसान की जो हाइट है वो कम रह गई है एज के हिसाब से, तो स्टंटिंग बोल देते हैं। अंडरवेट रह गया यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एज के हिसाब से तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अंडरवेट बोल देते हैं। वेस्टेड हो गया तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, तो लो वेट फॉर द हाइट, तो वेस्टेड की कैटेगरी में आते हैं। तो कई सारे बच्चे आज के दिन में आप लोगों को वेस्टेड की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। तो इनको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ताकि दिक्कतें जो है उनकी दूर की जा सके। तो खाना पीना ढंग से मिले तो चीजें काफी हद तक सुधारी जा सकती है। तो ये यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोगों को नजर आएगी। बाकी यहाँ पर अगर कुछ और बातें करूं, एग्जांपल क्या है क्लाइमेट चेंज और इन्फेक्शियस डिजीज का, तो मलेरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मलेरिया का कंसर्न हर बार टाइम पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मलेरिया वेरियस सीजन में आप लोगों को नजर आएगा, तो डायरेक्ट आप लोग देखते हैं। अर्ली लास्ट सेंचुरी में यहाँ पर अगर बात करें तो रिवर इरिगेटेड जो पंजाब रीजन है वहां पर, तो उसके चलते मलेरिया जो है वो काफी बड़ा मुद्दा वहां पर बन गया था, क्योंकि हर टाइम इसको पानी मिल जाएगा और साफ सुथरा पानी मिलता है तो फिर ये अपना लाइफ को एंजॉय करेगा। एक्सेसिव मानसून रेनफॉल कहीं पर हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो वहां पर भी ये गुंडी मारकर बैठ जाता है। और रिसेंट में जब एनालिसिस किया था तो मलेरिया जो है यहाँ पर वो काफी इंपैक्ट डालता है। 5-fold ईयर होता है आफ्टर जब एल नीनो इवेंट आता है, ठीक है, एल नीनो और ला नीना, तो ये दो इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारे देश के लिए एल नीना अच्छा है या फिर ला नीना अच्छा है,
तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी में ये पॉइंट है, ठीक है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा एक ठीक ठाक टॉपिक है, वैसे पहले मैंने पढ़ाया भी आप लोग कई बार, अब आगे आएगा तो फिर इसको एक बार बता दूंगा। बेसिकली काफी इंपैक्ट डलता है यहाँ पर इसकी वजह से भी कि मॉनसून कैसा आएगा हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को पता हो तो, वरना फिर आगे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा आप लोग जरूर बताइए। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन और रिवीजन कर जरूर जाना, उससे पहले नहीं भागना होता है, ठीक है। कई सारे छोड़कर भाग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और बाकी ये गोवा बीच मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, अरे हाँ, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बातें बताई है। एक बार दूसरे के चैनल पर ज्यादा फोकस करो या ना करो, अपनी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है हम लोग को। तो ये सारी ये 3 चीजें जो हैं ये आप लोगों को जरूर करनी है, ठीक है। तो इनसे ज्यादा चीजें अच्छी चलेंगी। बाकी ये तो जो हरकतें कर रहे हैं उनको अगर आप लोगों को लगता है गलत कर रहे हैं तो आप लोग कर ही सकते हैं वो काम। मैं यार थोड़ा सा इन चीजों से इसलिए बचता हूं कि मैं कुछ करूंगा तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, जो भी चैनल है। तो इससे थोड़ा सा मैंने कहा यार मेहनत तो करती है हर एक इंसान कोई ना कोई, तो फिर मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर से फिर मुझे अच्छी नहीं लगती वो चीजें, तो मैं इसलिए इग्नोर करता रहता हूँ। पर हाँ, आप लोगों को लगता है तो इंडिविजुअल बेस पर आप लोग ऐसा करें ताकि यूट्यूब भी चीजें जो है वो खत्म करना खुद से स्टार्ट कर दे, आप लोगों को भी मेहनत ना करनी पड़े ज्यादा उसमें। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो भी अगर कोई ऐसी हरकतें करता आप लोगों को दिखता है तो, ठीक है। गोवा लिबरेशन डे के बारे में जाना, इसी के साथ में नेक्स्ट जो आर्टिकल पूरा गोवा के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो 2 तो ये आप लोग यहाँ पर कवर हो गए, डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने देखा यहाँ पर, वो आप लोगों को क्या देखने को मिला, वो देखने को मिला यहाँ पर, ये बेसिकली किसके बारे में, ये ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट पोलैंड के बारे में। पोलैंड को मैप में भी मैंने दिखाया कहां पर लोकेटेड है और क्या क्या चीजें हमारी और पोलैंड की हैं। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी कि क्या क्या कैसे वहां पर योगा वोगा वो सारी चीजें भी देखने को मिली। हाइड्रोजन के बारे में मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस किया कि कहां से कैसे हम लोग काम करते हैं और हाइड्रोजन का प्रोसीजर क्या है बनाने का, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्राउन क्या होता है, और इसी के साथ में सारे मैंने सिस्टम में आप लोगों को यहाँ पर समझाए, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। बेसिकली हाइड्रोजन समझा, ब्राउन, हाइड्रोजन, ग्रीन और ये सब चीजें, ठीक है। आगे हम लोगों ने यहाँ पर बात की किसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो डिटेल में जाना, यहाँ पर कौन कौन से राज्य भी अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा कि बीमारी जो है क्लाइमेट चेंज के साथ में कैसे कनेक्टेड है। वो बोला जा रहा है कि 9 से लेकर 18% तक जो यहाँ पर पैरामीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बीमारी के, वो क्लाइमेट चेंज से ही निकल कर आते हैं। स्टंटिंग और ये सब चीजें क्या है, इसी के साथ में मैंने वेक्टर मोड डिजीज के बारे में बताया, तो कंफ्यूजन आप लोग यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बातें की। तो ये स्मार्ट सिस्टम भी मैंने आप लोगों को समझाया क्या यहाँ पर काम करते हैं, टोरपेडो सिस्टम थोड़ा सा उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस के बारे में। ये किस दिन किस राज्य का 19 दिसंबर को लिबरेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन विजय जो है यहाँ पर ये चलाया गया था, ठीक है। तो ये किसको लिबरेशन के लिए यहाँ पर चलाया गया, कौन सा अमेंडमेंट करके कौन कौन लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई थी। इसी के साथ में महादई या फिर यहाँ पर मंदोवी रिवर जो है वो किससे रिलेटेड है आप लोग को ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर लाइफ लाइन किसकी बोला जाता है बेसिकली ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वो किस देश के साथ में, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्रिमिनल मैटर इन सब रिलेटेड इसने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को कब ज्वाइन किया, इसके बारे में आप लोग बताइए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो यहाँ पर इसका बेसिकली बातें की जा रही है। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन से रिलेटेड बात की जा रही है, तो कहां पर ये बना रहे हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो गेम चेंजर है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बातें की। तो कितने प्रतिशत हम लोग यहाँ पर आज के में कहां से क्या क्या लेकर आ रहे हैं वो भी आप लोगों को बताना है, कितना ऑयल और कितनी गैस, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के बारे में बात की थी, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स के बारे में मैंने बात की थी, तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन माइनॉरिटी है। एक और माइनॉरिटी है जो मैंने आप लोगों को छिपाई है यहाँ पर, उसका नाम आप लोगों को बताना था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट कब का है ये बताइए। वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। दुर्गा पूजा इन कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसको अभी ICH में डाला गया, ICH क्या है यहाँ पर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है वो कितने प्रतिशत कंट्रीब्यूशन करता है कोलकाता की जीडीपी में, ये बताना है। यूनेस्को इंडिया के द्वारा कब ज्वाइन किया गया ये बताइए। कौन सी 2 कंट्री के द्वारा यूनेस्को को छोड़ा गया 2019 में, ये बताइए। NCST क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कितने प्रतिशत यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है लद्दाख के अंदर में, तो ये बताना है। तो डिस्कस किया था हम लोगों ने, काफी अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के बारे में। तो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था और थीम थी यहाँ पर हार्सनिंग बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर को यहाँ पर माइनॉरिटी डे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जोरास्ट्रियन है नेक्स्ट कम्युनिटी, टोटल 6 माइनॉरिटी होती है यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। 1992 में एक्ट लाया गया था माइनॉरिटी से रिलेटेड।
अरबिक लैंग्वेज है द अरबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन, ये इसकी थीम हम लोगों ने डिस्कस की थी। दुर्गा पूजा कोलकाता से आती है और इसी के साथ में यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में इसको भी इंक्लूड किया गया। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो वाली बातें की गई है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल यहाँ पर लगभग 2.5% ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। यूनेस्को यहाँ पर 1946 में, याद रखेगा, इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया था। और यूएसए और इजराइल 2019 में से बाहर निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर बाहर निकल गए थे, जो कि उस टाइम पर यहाँ पर दोनों प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बात बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, और डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप भाई, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात की गई यहाँ पर, तो याद रखिएगा इसके थ्रू बोला गया है 6 शेड्यूल में डाला जाए लद्दाख को, पर लेकिन 6 शेड्यूल में भी कौन कौन से राज्य आते हैं? 4, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। एटीएम वाला फंडा, ठीक है, बताइए आप लोग। 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है तो बोल रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी में डाल दो, पर लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है नॉर्मली, तो इसलिए यहाँ पर ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया तो पीडीएफ यहां से टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगी। और मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर सब जगह, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और देखो यार, अभी ना कई सारे बच्चों के सभी फैमिली के सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी मैसेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं तो एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन जरूर लिखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा आप भी अपने अच्छे से चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मॉर्निंग में तैयार रहना, ठीक है, तो लेक्चर के लिए, तो तब तक के लिए जय हिंद।